हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो के अंदर ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स, चाहे वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो या बोट स्ट्रीम्स हो, डिजिट से रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है वो सब भी कवर करूँगा। इसके अलावा जो डिफरेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं या जिसके आने के चांसेस है वो सब मैं कंप्लीट करूँगा। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from denominator. Find the fraction. तो इस तरह क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले क्या ले लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी, आप लिखेंगे इसमें लेट द फ्रैक्शन बी, क्या ले लेंगे x/y। अब जैसे इसमें बोला गया है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from numerator, तो न्यूमरेटर यहाँ पे x है, इसमें से अगर 2 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x - 2/y और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बिकम्स 1/3। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x - 6 = y, और इस y को इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा 3x - y, और -6 को राइट में भेज दे रहे हैं तो इसको क्या ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1/2 1 माइनस करने पे फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है 1/2 बन जा रहा है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इस साइड, तो y - 1 = क्या हो गया 2x हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट में, तो y - 2x = क्या हो गया, यहाँ से 1 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो एक तरीका ये है कि आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और दूसरा तरीका क्या है, एलिमिनेट कर दे रहे हैं। तो इसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको क्लियर हो जाएगा। y - 2x = 1, इसको क्या ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप देखिए, यहाँ पे +y, यहाँ पे -y, अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो ये y और +y -y कट जाएगा और 3x - 2x क्या हो जाएगा x, और 6 + 1 क्या हो गया 7, तो x क्या हो गया 7 आ गया। अब हमें y निकालना है तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y - 2 × 7 = 1, तो y = 7 × 2 = 14, -14 उधर जाएगा क्या हो जाएगा 1 + 14, तो y = 15, तो y 15 आ गया, x 7, तो लिखेंगे हेंस द फ्रैक्शन इज 7/15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/15। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, फादर एज इज 3 times द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 children. आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of ages of 2 children. Find the age of father. तो देखिए इसमें क्या दिया, फादर एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेज ऑफ द 2 children. तो सम ऑफ एजेज को क्या मान लेते हैं, सम ऑफ एजेज ऑफ 2 children, लिखेंगे लेट द सम ऑफ एजेज ऑफ 2 children बी x। तो फादर का एज क्या है, तो लिखेंगे फादर्स एज क्या है बोला है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ पे फादर्स एज इज 3 times, 3 गुना है फादर्स का, सम ऑफ द एजेज ऑफ द 2 children, तो क्या हो जाएगा फादर्स एज 3x हो जाएगा। ये तो क्लियर है। आफ्टर 5 years, तो 5 years के बाद क्या हो जाएगा, तो फादर्स एज क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 years जो फादर्स का एज क्या हो जाएगा, फादर्स एज 3x + 5 लिखेंगे, और चिल्ड्रेन का एज क्या हो जाएगा 5 साल के बाद। दोनों सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 children आफ्टर 5 years, तो देखिए एक बच्चे का एज क्या बढ़ रहा है 5 साल, तो दो बच्चे का एज कितना बढ़ जाएगा 10 साल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x + 10। ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दो बच्चे का एज का सम क्या था x था, तो एक का क्या बढ़ा होगा 5 years, तो दो बच्चे हैं तो दोनों का एज कितना बढ़ गया होगा 10 years, तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें इक्वेशंस को हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 3x + 5 = में लिख देते हैं x + 10। ये एज किसका है फादर्स का, और ये क्या है चिल्ड्रेन का। तो यहाँ से इक्वेशन देखिए,
आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रेन। तो फादर्स का एज क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है। तो आपको 2 टाइम्स किधर करना पड़ेगा, इस साइड करना पड़ेगा, चिल्ड्रेन के साइड में, तभी तो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 टाइम्स हो गया फादर का एज। तो हम किस साइड 2 टाइम्स करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब फादर और चिल्ड्रन का एज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x को इधर ले लेते हैं तो x, और ये उधर चला जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 15 आ गया। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ फादर। x 15 आ गया मेरा, x 15 आ गया, और फादर का एज क्या लिखे थे 3x, तो 3 इंटू 15, देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 ईयर्स। फादर्स एज इज 45 ईयर्स। क्या दिया हुआ है, 2 numbers are in the ratio of 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5. Find the numbers. तो क्या लिखेंगे, let the numbers be, let numbers be, एक नंबर को क्या ले लेंगे 5x, एंड अदर नंबर्स को, एंड अदर नंबर को क्या ले लेते हैं 6x. इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो इस तरह से रेशियो क्या होगा इनका 5x अपॉन 6x। अब दोनों नंबर्स में से 8 माइनस कर रहे हैं, तो इनका जो रेशियो आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है 4/5। फाइंड द नंबर्स। तो सिंपल क्वेश्चन है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25x माइनस 40 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए 24x माइनस 32, इसको इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 25x, देखिए ये हो जाएगा, और ये माइनस 40 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 8। तो नंबर्स भी, नंबर्स क्या हो जाएगा 8 इंटू 5, तो ये 40 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या होगा 8 6 48, बस आंसर क्या होगा 40 एंड 48। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 15। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9, फाइंड द गिवन नंबर। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिखते कैसे हैं, पहले ये जान लीजिए तो फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर, जैसे कोई भी 2 डिजिट नंबर मान लेते हैं 25 एक नंबर है, तो 25 को लिखने का क्या तरीका है 10 इंटू 2 प्लस 5। तो यहाँ पे क्या करते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या है मेरा 10th डिजिट, और प्लस क्या है 5 क्या है 1st डिजिट या यूनिट डिजिट भी इसको बोलते हैं, यूनिट डिजिट। तो यही तरीका होता है नंबर लिखने का तरीका, जान लीजिए 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको, 36 को क्या लिख सकते हैं आप 10 इंटू 3 प्लस 6, तो यही तरीका है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो ये होता है 2 डिजिट नंबर लिखने का तरीका। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या बोला है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। तो आप क्या कीजिए लेट कर लीजिए 10th डिजिट को क्या ले लेते हैं उस नंबर का 10th डिजिट bx, 10th डिजिट को x लिए, और दोनों डिजिट्स का सम क्या दिया हुआ है 15, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 15 माइनस x। सिंपल सी बात है, 2 डिजिट्स का जो सम दिया हुआ था 15 है, तो अगर एक डिजिट को x लेंगे तो दूसरा डिजिट कैसे आएगा 15 माइनस x करना पड़ेगा। अब आप इस फॉर्मूला पे नंबर लिख लीजिए, नंबर आपको क्या बताया हूँ अभी जस्ट लिखा हूँ फॉर्मूला, तो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10th डिजिट क्या है यहाँ पे x, प्लस यूनिट डिजिट क्या होता है 15 माइनस x। तो इसको सॉल्व करेंगे 10x माइनस x क्या होगा 9x प्लस 15, तो ये नंबर बन गया। क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन के आगे पढ़ते हैं, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। तो न्यू नंबर बनाते हैं पहले, न्यू नंबर पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, न्यू नंबर फॉर्म्ड ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो नया नंबर बनाते हैं। देखिए नया नंबर क्या बोल रहा है, जैसे सपोज कर लेते हैं एक नंबर 45 दिया हुआ था, तो 45 को क्या लिख रहे थे 10 इंटू 4 प्लस 5,
अब क्या किया, डिजिट्स को उलट दिए, 5 को इधर लिख दिए, 4 को उधर, तो नंबर क्या बन गया 54। अब इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू 5 प्लस 4, ये समझ में आ रहा होगा। 45 को क्या लिख रहा था 10 इंटू 4 प्लस 5, अगर डिजिट्स उलट देंगे तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 5 प्लस 4। तो आपको न्यू नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहले लिखे थे ये टेंस लिखे थे तो ये क्या बन जाएगा यूनिट, और ये वाला यूनिट था तो ये डिजिट क्या बन जाएगा टेंस बन जाएगा। तो क्या लिखते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई टेंस डिजिट पे जगह पे क्या आ गया मेरा, ये आ गया ना, प्लस यूनिट डिजिट की जगह पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 10x प्लस x, तो नया नंबर क्या बन गया 150, और देखिए माइनस प्लस माइनस, तो देखिए बस सिंपल है, एक ओरिजिनल नंबर और एक नया नंबर बन गया। अब दोनों नंबर में देखिए अगला स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ पे जो नया नंबर बना ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द न्यू नंबर ऑब्टेन ऑन ऑर्डर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाई 9। जो नया नंबर है जो ओरिजिनल नंबर से 9 ज़्यादा है, देखिए तो ये जो नया नंबर बना ओरिजिनल नंबर से 9 ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि हम दो तरीका है, या तो आप जो नया नंबर आया और ये जो ओरिजिनल नंबर है इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 9। दूसरा तरीका ये है कि ये जो नया नंबर न्यू नंबर फॉर्म्ड हुआ है, न्यू नंबर ये बना और ये ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, ओरिजिनल नंबर में अगर 9 ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये नया नंबर ज़्यादा है तो ओरिजिनल नंबर में 9 ऐड किए दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 150 माइनस 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 15 प्लस 9 24, माइनस 9x को उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 18x, 150 माइनस 24, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे 2, तो 18x इक्वल टू क्या हो गया 126। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 126 अपॉन 18 इज इक्वल टू 18 7 जा क्या होता है 126। तो x का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। x 7 आ गया तो हम y भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे x अगर 7 आ गया, यहाँ पे देखिए x 7 आ गया तो, और x हम क्या एज्यूम किए थे, शुरू में जाते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर x क्या लिखे थे, यहाँ से देखिए यहाँ से शुरू है क्वेश्चन, लेट टेंस डिजिट बी x, तो मेरा टेंस डिजिट क्या आ गया, टेंस डिजिट क्या आ गया 7, और यूनिट डिजिट क्या लिखे थे 15 माइनस एक्स, तो 15 तो लिखेंगे यूनिट डिजिट इक्वल टू, यूनिट डिजिट क्या हो गया 15 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 7 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो यूनिट डिजिट हो गया। तो नंबर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 78। अब आप इसको चेक भी कर लीजिए, ये ओरिजिनल नंबर था, इसको उलट देते हैं तो नया नंबर क्या बनेगा मेरा 87 बनेगा, और जो 87 बन रहा है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, तो ये मेरा वेरीफाई भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two car? क्वेश्चन में ये दे रखा है दो प्लेस है, एक प्लेस A और एक प्लेस B है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 100 किलोमीटर है। अब दो कार एक A पॉइंट से और एक B पॉइंट से दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही, अगर इस कार का स्पीड को क्या ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और दूसरे कार का स्पीड को क्या ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो ये दोनों कार्स को ज़्यादा टाइम लगेगा मीट करने में, क्योंकि ये कार क्या आगे की ओर जा रहा है और ये कार इसको पीछे से ओवरटेक कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा मीट करने में, और सेम डायरेक्शन में रहता है तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, तो देखिए याद रख लीजिए फॉर्मूला, सेम डायरेक्शन जब भी लिखेगा दोनों का अगर सेम डायरेक्शन मूव करेगा तो रिलेटिव स्पीड होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और अपोजिट डायरेक्शंस में होगा,
जैसे सपोज के लिए ये कार इधर की ओर मूव करा, दूसरा कार इधर की ओर जब मूव करे तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होता है। तो देखिए इसका मतलब ये है रिलेटिव स्पीड का, जैसे सपोज कर लेते हैं एक कार 40 किलोमीटर से मूव कर रहा है और दूसरा कार आगे वाला जो कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो पीछे वाला कार इसको ओवरटेक कर लेगा। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, तो अगर इन दोनों के आपस का स्पीड जो होगा ना वो 10 किलोमीटर का ही होगा, इन दोनों के आपस का स्पीड जो होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ये आपस में 10 किलोमीटर पर आवर के ही स्पीड से मूव कर रहे होंगे। तो हमेशा सेम डायरेक्शन में जब भी कार मूव करे तो रिलेटिव स्पीड क्या कैसे निकालते हैं, दोनों स्पीड्स को माइनस कर देते हैं। और यही कार अगर ये इधर की ओर और ये इधर की ओर मूव करता तो स्पीड बढ़ जाता जल्दी, 40 प्लस 30 कितना 70 किलोमीटर पर आवर हो जाता और कम टाइम में पहुंच जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है, अगर सेम डायरेक्शन केस में देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो टाइम ज़्यादा लगा था। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, इफ़ द ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो 1 घंटे में ही मूव कर लेगा। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्पीड इक्वल टू हम जानते थे क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो दोनों कंडीशन में टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम जैसे सेम डायरेक्शन में जब जा रहा था तो t1 ले लेते हैं, तो सेम डायरेक्शन के केस में टाइम क्या निकलेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस तो वही है और इसमें क्या है, स्पीड क्या है x माइनस वाई, और टाइम कितना लगा था सेम डायरेक्शन में, क्वेश्चन में गिवन है 5 घंटे लगा था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इफ़ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो सेम डायरेक्शन का यहाँ क्या लिख दिए 5, तो ये क्या हो गया 100/x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इधर चला जाएगा और ये 5 डिवाइड में आ जाएगा 100 को, कितना हो जाएगा 20। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। सेम उसी तरह से दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। तो उस केस में टाइम क्या लगेगा जब अपोजिट डायरेक्शंस में, तो यहाँ पे क्या है अपोजिट डायरेक्शन का स्पीड लेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई, और यहाँ पे लिख देना है, देखिए अपोजिट डायरेक्शंस में क्वेश्चन में गिवन है कि 1 घंटे लग रहा है। इफ़ द ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तो यहाँ पे 1 लिख देना है। तो 100/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ से 100। इसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को क्या करिए ऐड कर दीजिए, तो y से y कट जाएगा और x प्लस एक्स क्या होगा 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। x निकल गया तो y भी निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए इस वाले में, यहाँ भी पुट कहीं भी पुट कर देंगे तो y आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 60 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू क्या हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो बस सिंपल आपको एक ही चीज़ याद रखना है, ये याद रख लेना है आपको रिलेटिव स्पीड, और दोनों में टाइम निकाल लेना है। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो x माइनस वाई होगा, अपोजिट डायरेक्शन में x प्लस वाई होगा। टाइम दोनों केस में निकाल लेना है टाइम का जो फॉर्मूला लगा के, और उससे हम ये इक्वेशन बना लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 में क्या दिया हुआ है, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो देखिए वही तरीका जैसे बताया था आपको 2 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं। तो पहले आप क्या कर लीजिए, टेंस डिजिट को क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, और यूनिट डिजिट को y ले लेते हैं। तो नंबर आपको बताया था नंबर क्या होता है, फॉर्मूला पीछे बता दिया था आपको पहले क्वेश्चन में, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, यानी नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई बन गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब ये जो नंबर बना 2 डिजिट का ये 4 गुना है किसके, सम ऑफ द डिजिट्स, यानी इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये जो नंबर है 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स है, तो ये इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे 4x प्लस 4y। अब 4x को इधर लेफ्ट में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6x, और इस y को उधर भेज देते हैं तो 4y माइनस वाई क्या हो जाएगा 3y, और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये 3 इसके डिवाइड में ले लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो देखिए ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिजिट्स। तो ये जो 2 डिजिट का जो नंबर है, कौन सा नंबर 10x प्लस वाई,
ये क्या है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, मतलब 2 टाइम्स है एक्स वाई के। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स क्या होगा, एक्स वाई, तो 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स है। अब इसमें से वैल्यू रख देते हैं, कोई सा वैल्यू रख दीजिए तो सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो क्या करते हैं, 10x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस इक्वेशन से y का वैल्यू यहाँ पे सब पुट कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2x, और y की जगह पे क्या रख देते हैं यहाँ पे 2x। तो ये क्या हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x कट जाएगा तो, और यहाँ से 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3, x 3 निकल गया, तो यहाँ वाला जो 3 इसमें पुट कर दीजिए, तो y कितना हो जाएगा 6, तो मेरा नंबर क्या हो गया 36। बस यही करना था, इसमें 10th डिजिट 3 और यूनिट डिजिट, तो नंबर क्या हो गया 36। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जो मेरा आंसर सही आया है गलत आया। चेक करने का क्या है, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। तो देखिए इन दोनों डिजिट्स का सम कर दीजिए, कितना होगा 6 + 3, 6 + 3 क्या होगा 9। अब 9 है, 9 का 4 टाइम्स क्या आ रहा है 36, तो यही तो है 36। क्वेश्चन में ही बोला है 2 डिजिट नंबर इज, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब कि ये जो 2 डिजिट नंबर है ये इनका सम करने पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और इनका 4 टाइम्स करने पे ये 2 डिजिट नंबर आ जा रहा है, ठीक है। 7th, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंप्राइज ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड for a journey of 10 km the charge paid is rupees 75, and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 110. What will be the person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में ये है कि टैक्सी चार्ज है जिसमें कुछ फिक्स चार्ज लग रहा है, टुगेदर विथ चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड, उसके अलावा जो जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। अगर कोई 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है तो कितना देना पड़ रहा है 75, और 15 किलोमीटर जा रहा है तो 110 देना पड़ रहा है। तो कोई पर्सन अगर 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, हम अलग अलग ले लेते हैं। फिक्स चार्ज को क्या ले लेते हैं, फिक्स चार्ज को ₹x ले लेते हैं, और वेरिएबल चार्ज ₹y, या इसको इस तरह से ले सकते हैं कि फिक्स चार्ज तो ₹x हो गया, और चार्ज पर किलोमीटर उसके बाद जो चार्ज लगेगा ये लिख देंगे, एंड अ चार्ज पर किलोमीटर उसके एक्स्ट्रा जो चार्ज कितना लग रहा है उसको क्या ले लेते हैं y ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, x रुपीज़ तो हर बार देना पड़ेगा, और 10 किलोमीटर के लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर का क्या चार्ज होगा, तो अगर इसका कॉस्ट ले लेते हैं पर किलोमीटर y, तो 10 किलोमीटर जाने में कितना कॉस्ट हो जाएगा 10y, और इसका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 75। फिर से समझ लीजिए, कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं तो फिक्स चार्ज तो ये लग रहा ही है, और हमने मान लिया है कि पर किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो ₹y मान लिए, ₹y ये पर किलोमीटर चार्ज है या 1 किलोमीटर का चार्ज होगा। तो 10 किलोमीटर जाएगा, ये ऐसे लिख लीजिए 1 किलोमीटर चार्ज, 1 किलोमीटर चार्ज क्या है ₹y, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10y। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन ये बना लेना है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, सेकेंड केस में क्या हो रहा है x प्लस 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15y, इसको कितना देना पड़ रहा है 110। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 35, और y इक्वल टू 7, तो y 7 आ गया। तो इसे x भी निकाल लेते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, x प्लस 10 इंटू 7 75, और x प्लस 70 इक्वल टू 75, तो x इक्वल टू 5, तो ये 5 निकल गया। अब इसमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, अगर कोई 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो देखिए x मेरा क्या था फिक्स चार्ज, x क्या था फिक्स चार्ज एज्यूम किए थे, तो 5 रुपये तो लगेंगे ही पहले, और पर किलोमीटर का चार्ज निकल गया, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना निकल गया ₹7, तो 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना देना पड़ेगा 25 इंटू 7, 1 किलोमीटर का 7 है, 25 किलोमीटर जाएगा 25 इंटू 7, ये जो पूछा है ना आपसे 25 किलोमीटर के लिए, तो फिक्स चार्ज तो 5,
और इसको जो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 175, तो इक्वल टू ₹180। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ₹180। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है जिसका सम 90 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, लेट कर लेंगे स्मॉलर एंगल को, क्या ले लेते हैं x डिग्री ले लेते हैं, तो लार्जर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द लार्जर ऑफ टू सप्ली एक्सीड द स्मॉलर, मतलब लार्जर जो है वो छोटा से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा ना कि ये जो लार्जर माइनस स्मॉलर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 18। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 2x को उधर ले लेते हैं और 18 को इधर ले लेते हैं, 162, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 81। तो x 81 डिग्री हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक 81 निकल गया, दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस 81, तो आंसर क्या हो जाएगा 91 डिग्री। तो आंसर 81 एंड 99 डिग्री। ये रखा है ए पार्ट ऑफ मंथली hostel charges in a school is fixed and the remaining depends on number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 22 days, he has to pay rupees 4,250 as hostel charges, whereas student B who takes food for 28 days pays rupees 5,150 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो सिंपल क्वेश्चन है, आप क्या कीजिए फिक्स चार्ज को सेम पहले जैसे क्वेश्चन किए थे, फिक्स चार्ज को क्या ले लेते हैं x, और एक दिन का कॉस्ट ले लेते हैं कॉस्ट पर डे। तो पर डे का कॉस्ट को ले लेते हैं ₹y। अब देखिए फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अब पर डे का तो इसमें देखिए लिखा हुआ है ना, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 22 डेज, तो x तो फिक्स चार्ज हो गया और एक दिन का y है, तो 22 दिन का क्या हो जाएगा 22y। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से बना लीजिए और दूसरा भी सेकेंड में 28 डेज व्हेन ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड, अगर 28 दिन खाना खा रहा है तो कितना देना पड़ रहा है 5,150। तो फिक्स चार्ज x प्लस 28y, इसका वैल्यू क्या हो गया 5150। इन दोनों इक्वेशन से x निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, आंसर आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा 6y, और इनको जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 900 आ जाएगा। तो यह y की वैल्यू क्या आ जाएगा 150, y 150 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो उससे x निकल जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाए क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो अब x निकाल लेते हैं, 4250 माइनस 22 इंटू 150, तो ये हो जाएगा 4250। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा अप्रोक्स 3300 हो जाएगा, और इनको माइनस करेंगे तो 950। तो आंसर x का क्या आ गया 950। और आपसे पूछा क्या था यहाँ पे, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो लिखेंगे देयर फॉर द फिक्स चार्ज इज ₹950 एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹150। वाई क्या आ गया कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो ₹150। 10th में दिया हुआ है मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता क्या है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है, रिवर का फ्लो है, उसी डायरेक्शन में बोट जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में बोट जा रहा है, तो स्पीड हमेशा क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। अप स्ट्रीम क्या होता है कि रिवर के फ्लो के अपोजिट में बोट जा रहा है, जैसे रिवर का फ्लो अगर इस साइड है तो बोट क्या हो रहा है इस साइड मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में हमेशा स्पीड क्या होता है कम जाता है। तो अप स्ट्रीम में याद रखिए, अगर हम स्टिल वाटर का स्पीड को अगर x किलोमीटर पर आवर लेते हैं, रुके हुए पानी में अगर बोट का स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्पीड को या करंट की स्पीड को, ये पानी का जो फ्लो है इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसको क्या ले लेते हैं
y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है, दोनों ऐड हो जाता है। याद रखिएगा डाउन स्ट्रीम में हमेशा ज़्यादा होता है। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई ऊपर स्लोप से अगर नीचे की ओर आ रहा है, जैसे कोई पहाड़ से नीचे उतर रहा है, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर नीचे से ऊपर चढ़ रहा है पहाड़ पे, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड ऑटोमेटिक कम जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि अप स्ट्रीम में हमेशा कम रहेगा, डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा रहेगा। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें ये दिया हुआ है मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जाने में कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। तो कम समय लगा। अप स्ट्रीम में देखिए 4 किलोमीटर जाने में ही 2 घंटे लग जा रहे हैं, तो स्पीड कम रहेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको आपको निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों केस में हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं TD लिख दे रहा हूँ, टाइम इन डाउन स्ट्रीम। अब डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम का, 20 किलोमीटर। और स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम का, क्या लिए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। और टाइम इन डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन में ही गिवन था, कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 अपॉन x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया, 2 आवर्स। ये x प्लस वाई इधर चला जाएगा, तो और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया। एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। निकालना है टाइम इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना जा रहा है, अप स्ट्रीम में देखिए डिस्टेंस कितना लिखा हो यहाँ पे, 4 किलोमीटर, और कितने टाइम में, 2 आवर्स में। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं, टाइम इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस 4 अपॉन स्पीड क्या था मेरा अप स्ट्रीम का, x माइनस वाई। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि 2 घंटे लग रहे हैं, और 4 अपॉन x माइनस वाई। x माइनस वाई इधर चला जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 और x की वैल्यू क्या आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। x निकल गया, और ये इसमें y का, x का वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो y क्या आ जाएगा, 6 प्लस, यहाँ पे अगर 6 रखिएगा तो y क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो x और y दोनों निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन में देखिए पूछा भी था, फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट। तो करंट का स्पीड पूछा था, यानी स्ट्रीम का करंट। तो स्पीड ऑफ करंट क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि x क्या था, किसका स्पीड था, x स्टिल वाटर का। तो स्टिल वाटर का स्पीड क्या होगा, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करेंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। 11th, the sum of numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator. If the numerator and denominator are decreased by 1, the numerator becomes half the denominator. Determine the fraction. तो हम क्या लेते हैं, फ्रैक्शन को ले लेते हैं x अपॉन वाई। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखेंगे। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्लस कर दे रहे हैं। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन, 3 कम है किसके, ट्वाइस द डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर का अगर ट्वाइस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और इससे ये जो नंबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, ये डिनोमिनेटर के ट्वाइस करने पे भी 3 कम हो रहा है। तो एक काम करते हैं, 3 इधर अगर प्लस कर दीजिएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इक्वेशन। फिर से देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम किए क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया। और ये जो है 3 कम है किससे, डिनोमिनेटर का ट्वाइस करने पे। तो अगर इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो ये जो आ जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर के। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसको इधर ले आते हैं 2y को, तो x प्लस वाई माइनस 2y, और ये 3 को राइट में भेज देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, -3। अब क्या हो गया, x प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से -3। इसको आप एक इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अगला इक्वेशन किससे बनाएंगे, अगला स्टेटमेंट, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1। अगर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे कम कर रहे हैं, 1 से, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को 1 से कम कर देते हैं, एंड
डिनोमिनेटर को भी 1 से कम कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोला है द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर जो है ये x माइनस 1, डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। डिटरमाइन द फ्रैक्शन। तो ये इक्वेशन समझ में आ गया कैसे न्यूमरेटर को कम किए 1 से, डिनोमिनेटर को भी 1 से कम किए। और क्या बोला है, न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 1, द न्यूमरेटर बिकम्स, जो न्यूमरेटर है वो कितना हो जा रहा है, हाफ ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 1/2 ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल हो जा रहा है। क्वेश्चन में गिवन है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1। अब इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकालना है। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इन y को पहले लेफ्ट में ले आते हैं तो 2x माइनस वाई, और ये 2 को राइट में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको आप इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेकेंड माइनस 1 करेंगे तो 2x माइनस एक्स कितना होता है x, और ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 माइनस माइनस 3 तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड 2x माइनस एक्स क्या बचा x माइनस वाई प्लस वाई, ये तो कट जाएगा, वाई वाई है तो साइन चेंज होगा, और 1 माइनस माइनस 3 यानी 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 4 आ गया, x 4 आ गया। तो x का 4 आप यहाँ पे कहीं भी कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं तो उससे क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। तो एक काम करते, ये जो 4 का वैल्यू है हम इस इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो 4 2 जा 8 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस वाई को उधर ले जाते हैं तो 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7। तो y का वैल्यू क्या आ गया 7। तो आंसर क्या हो जाएगा 4/7। हेंस द फ्रैक्शन इज लिखेंगे 4/7, क्योंकि फ्रैक्शन एज्यूम क्या किए थे x/y, तो मेरा फ्रैक्शन क्या आ गया 4/7। में दिया हुआ है फाइंड c इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इक्वल टू 0 कॉमा 12x प्लस cy माइनस c इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये देखिए ये कंडीशंस क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे देखते हैं कि a1 मेरा क्या है, तो a1 क्या होता है x का जो कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन का, तो क्या लिखेंगे c, और a2 क्या होता है x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 12 इज इक्वल टू b1/b2। तो y का कोफिशिएंट क्या होता है b1, और दूसरे वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट ये होता है b2, और c1 क्या होगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस c, और c2 क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या होगा 3 माइनस सी है, ये पूरा टर्म लेंगे 3 माइनस सी, ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि ये a हो गया और ये क्या हो गया y का b हो गया। अब बचा हुआ जो टर्म बचेगा वो क्या होता है c होता है, तो 3 माइनस सी, और c2 क्या हो जाएगा, तो c2 यहाँ से ले लेंगे c, ये हो जाएगा आपका माइनस सी, क्योंकि देखिए ये तो x का कोफिशिएंट है और ये y का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे जो क्या बचा सिर्फ c बचा, ये कांस्टेंट टर्म, तो ये माइनस सी ले लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले इन दोनों को लेते हैं साथ में, तो c इंटू सी क्या होगा c स्क्वायर इक्वल टू 36। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 36, यानी c इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ रहा है, यानी 2 वैल्यू यहाँ पे निकल रहा है c का। अब इन दोनों इक्वेशंस को भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इससे कितना आ रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं -3c, और यहाँ पे क्या है इक्वेशन, तो देखिए 3 माइनस सी है, ये 3 माइनस सी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c माइनस क्या हो जाएगा c स्क्वायर, ये -3c इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस का है तो इधर आ क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -6c इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। एक c से एक c को कट कर दे रहे हैं, तो और ये माइनस से माइनस, तो c इक्वल टू यहाँ से क्या आ जा रहा है 6 आ जा रहा है, तो 2 वैल्यू आ रहा है। लेकिन इनमें से आपको इन दोनों में से देखेंगे कि जो कॉमन वैल्यू दोनों में क्या आ रहा है, तो कॉमन देखिए कि c इक्वल टू यहाँ पे 6 भी आ रहा है, -6 भी आ रहा है, और इसमें दूसरे वाले से क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो दोनों में जो मेरा कॉमन वैल्यू है, तो आंसर क्या इसका हो जाएगा, तो c इक्वल टू 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोनों में जो कॉमन क्या दिया हुआ है, तो कॉमन 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा c इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x प्लस
2y इक्वल टू 5 और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशंस। तो याद रखिए यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a1 क्या है 1 और a2 क्या है यहाँ पे 3 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी 2 अपॉन k। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये k इधर मल्टीप्लाई में 6 तो k नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए सेकेंड वाले का मतलब यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। और सेकेंड दिया हुआ है नो सॉल्यूशंस, तो नो सॉल्यूशंस के लिए याद रखिए नो सॉल्यूशन जब भी बोलेगा तो आपको लिखना है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन के लिए। तो इससे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पहले लिख देते हैं a1 क्या होगा 1 अपॉन 3, b1 क्या हो गया 2/k और c1 अपॉन c2। तो देखिए c1 c2 के लिए क्या लिखेंगे, ये 5 को भी आप इधर ले लीजिए, लेफ्ट में ले लेते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे क्योंकि इस फॉर्म में लिखते हैं ना, इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो c को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा -5 अपॉन -15। तो इससे क्या निकल रहा है आ रहा है वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे ये k इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो k इक्वल टू क्या आ रहा है 6 और इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा, तो 2/k इज इक्वल टू माइनस से तो माइनस कट गया तो ये क्या आ गया 1/3। ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू होता है नो सॉल्यूशंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 2 6 और k, तो k नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है। तो दो वैल्यू आ रहा है k इक्वल टू 6 और k नॉट इक्वल टू 6। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, या ये लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि k का वैल्यू 6 भी हो और k का वैल्यू 6 ना भी हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिखेंगे कि नो सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है इसका। 14th फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या है 217 है और यहाँ वहाँ y के मल्टीप्लाई में क्या है 217 है। वैसे ही इंटरचेंज है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे भी क्या है y के कोफिशिएंट है और यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट है इसमें फर्स्ट वाले में, वो इसमें क्या है x का कोफिशिएंट है। तो जब भी देखिए कि इस तरह का जो इंटरचेंज वाला जो इक्वेशंस आएगा तो इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका होता है, डायरेक्ट आप इसको अगर एलिमिनेटिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर कीजिएगा तो ये बहुत ही बड़ा नंबर आएगा और वो सॉल्व करने में दिक्कत होगा, आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसलिए एक बार क्या कीजिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। जैसे इन दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा ये 348x हो जाएगा। अगर इधर LHS को ऐड कर रहे हैं और इन दोनों को भी ऐड कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और इसको भी y को भी ऐड कीजिएगा तो ये भी क्या आ जाएगा 348y। और इधर ऐड करते हैं इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 7 + 3 10 और ये क्या, तो ये हो जाएगा 1740 आ जाएगा। अब इन पूरे में से 348 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा x + y इक्वल टू 740 और ये डिवाइड में चला जाएगा 348 तो ये हो जाएगा, और इसको आप कट कर दीजिए 5 बार में कट जाएगा कम्प्लीटली। 348 × 5 कीजिएगा तो ये चला जाएगा, बाकी आप दूसरे टेबल से भी कट कर सकते हैं। तो x + y का जो वैल्यू आ गया 5, तो यहाँ से एक इक्वेशन बना लेना है। एक बार इन जैसा मैं आपको बताया कि दोनों इक्वेशंस को एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिंग लिखिएगा फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इनको माइनस करेंगे 217 माइनस 131x, तो इनको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 86x और इनको माइनस करने पे क्या आएगा 86y इज इक्वल टू, और इनको माइनस करने पे क्या आ रहा है 86 आ रहा है। तो इस पूरे में से 86 को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, 131 माइनस कर रहे हैं तो इसमें नेगेटिव का साइन लगेगा। तो यहाँ पे माइनस होगा, x - y का वैल्यू क्या आ गया 86, ये डिवाइड में चला जाएगा तो x - y इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, दोनों इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड से आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2x और y से y कट जाएगा इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या आ गया 3, x का वैल्यू 3 आ गया। ये 3 वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, इसमें इक्वेशन पुट कीजिएगा तो 3 + y इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा y इक्वल टू 2। तो आंसर क्या होगा x3 एंड y2। क्वेश्चन नंबर 15 में निकालना है x और y का वैल्यू बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन ये दे रखा है 8x + 5y इक्वल टू 9 और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल टू 4।
इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। अब देखिए एलिमिनेशन ये होता है कि आप किसी एक को यहाँ से कैंसिल आउट करना है, हमें x को कर दीजिए या y को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे इजी तरीका होता है जो इसका जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है y का कोफिशिएंट 5, तो 5 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका जो कोफिशिएंट है 2, तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है। या आप x के कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में, या 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों से हम कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, एंड सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 5। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 16x प्लस 10y इक्वल टू 18, और दूसरे वाले को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x प्लस 10y इक्वल टू 20। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, देखिए इन दोनों से हम एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको ले लेते हैं थर्ड, इसको फोर्थ ले लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कीजिए तो 16x माइनस 15x क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 10y माइनस ये तो कट ही जाएगा, तो ये 18 माइनस 20 क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, तो ये आ गया x का वैल्यू -2। अब ये वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में सेकंड में जहाँ भी पुट करना है सबसे आंसर सेम आएगा। तो x का वैल्यू मान लीजिए मैं इसमें रख देता हूँ सेकंड वाले में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 2y इक्वल टू 4। अब देखिए 3 2 जा 6, तो -6 प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 5 आ गया। नेक्स्ट जो आपको ये बताने जा रहा हूँ, इससे तो एक या दो क्वेश्चंस फिक्स रहेगा ही एग्जाम में। तो देखिए कोई भी जो इक्वेशंस होता है, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस फॉर्म में होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है किसी भी लाइन का, और दूसरा इक्वेशन को हम ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस ले लिए, दो लाइंस के दो इक्वेशंस हैं। अब इस केस में क्या होता है कि हम कोफिशिएंट का, इनका जो x का कोफिशिएंट है इनका रेशियो लेते हैं, जैसे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो जैसे कोई इक्वेशंस मान लेते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ले लिए। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 7x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन में हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं a1/a2, a1/a2 क्या आ गया यहाँ पे 2/7, और b1/b2 क्या आ गया 3/5 आ गया। तो इस केस में हमें क्या पता चल रहा है कि जो a1/a2 का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल टू किसके हो जा रहा है, a1/a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू क्या है b1/b2 के। तो जब भी ये कंडीशंस बनेगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो इस केस में जो मेरा जो लाइंस तो होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, और इसमें क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो ये याद रखिएगा, कंडीशंस ये रहेगा a1/a2, आपको बस कंपेयर करके इसमें देख लेना है, और इस केस को क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशंस और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस। तो इस केस में क्या होता है, दोनों लाइंस, जैसे ये एक लाइन है और दूसरा ये लाइन है, तो लाइन क्या होगा, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे, और इसी को बोलते हैं जब भी कोई एक सॉल्यूशन आ गया, तो अगर एक सॉल्यूशन आ गया तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट आप सुने होंगे। तो कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई एक सॉल्यूशन आ गया, मतलब कोई एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट आपका ये रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या है मेरा, जैसे सपोज कर लेते हैं एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 4x माइनस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इनका कोफिशिएंट को देखते हैं, तो a1/a2 निकालते हैं। यहाँ पे a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4, यानी आंसर क्या आ रहा है 2/4 यानी 1/2। फिर वैसे ही यहाँ से b1/b2 भी निकालते हैं, तो b1/b2 क्या हो जाएगा 3/-6, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड जो कंडीशन देखते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कोई इक्वेशन है, मान लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y
-18 = 0। तो इस केस में क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, a1/a2 निकालेंगे 2/4 यानी क्या आ रहा है 1/2 आ गया। दूसरा निकालते हैं b1/b2, b1/b2 यानी 3/6, ये भी क्या आ गया 1/2। तीसरा निकालते हैं c1/c2 -9/18, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2। तो इस केस में हमें ये पता चल रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। जब भी ऐसा कंडीशंस आएगा तो इस केस में हम लिखेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो रहा है तो इस केस में जब भी क्या होगा, लाइन किस तरह से बनेगा, जैसे कि ये एक लाइन है और इसके ऊपर ही लाइन ओवरलैप कर जाता है, तो इस तरह के लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक के ऊपर एक बहुत सारे लाइंस ओवरलैप कर रहे हैं एक ही लाइन के ऊपर, तो इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और आंसर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो और इसको ही बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट है ये। अगर जब भी ये आएगा तो इस पेयर ऑफ जो इक्वेशंस दिया रहेगा तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, दो इक्वेशन दे देगा एंड फाइंड वेदर इट इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉट। तो कंसिस्टेंट कैसे बताएंगे, आप इनका रेशियो देख लीजिएगा। अगर पहला वाला जो कंडीशन बताया हूँ यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कंसिस्टेंट होता है। और थर्ड कंडीशन होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट का, तो उसको ही बता देता हूँ। थर्ड कंडीशन क्या होता है, जैसे सपोज कर लेते हैं x + 2y - 4 = 0 दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 4y - 12 = 0। तो इन दोनों कंडीशंस में भी देखते हैं, जिसमें भी a1/a2 निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है। यहाँ पे b1/b2 निकाल रहे हैं तो ये भी क्या आ गया 2/4, यानी ये भी क्या आ गया 1/2। c1/c2 निकालते हैं तो देखिए -4/12, तो ये आ रहा है 1/3। आप देखिए a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है c1/c2। तो ये जब कंडीशन होगा इस तरह का a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में जो लाइंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल लाइंस। और जब भी पैरेलल लाइंस होगा, जब लाइन मीट ही नहीं करेगा तो वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो इस केस में जो लाइंस बनता है इस तरह का बनता है, ये लाइंस बहुत सारे लाइंस बनेंगे और इसमें कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अगर दो लाइन ले रहे हैं तो इन दोनों लाइंस, अगर दो ही लाइन ले रहे हैं तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल हो जाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए पहले आप कंडीशन लिख लीजिएगा a1/a2 = b1/b2 = क्या लिख देते हैं c1/c2, ये लिख लेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे तो k/12 = क्या हो जाएगा 3/k = क्या हो जाएगा -k/-3/-k। ये समझ में आ रहा है, ये पूरा टर्म क्या होता है c1 होता है, ये c1 और ये c2। अब इन दोनों को साथ में ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों को पहले ले रहे हैं तो k² = क्या हो जाएगा 36, तो k की दो वैल्यू आएगी +-6 आ गया, तो ये आ गया। अब दूसरे वाले को भी साथ में लेके चेक करना पड़ता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा -3k, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इन k तो रहेगा ही और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -k और +3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए और k को इधर भेज दिए, तो ये क्या हो जाएगा -3k और यहाँ पे क्या हो जाएगा -k² और ये क्या हो जाएगा +3k। अब सबको एक साइड कर लेते हैं या इसको लेफ्ट में ही ले लेते हैं, तो k² और यहाँ पे -3k है और ये भी 3k इधर आ जाएगा ना, -3k और ये भी 3k इधर क्या हो जाएगा -3k, तो ये भी क्या हो जाएगा =0। तो k² - 6k = क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से आप k कॉमन ले लीजिए तो k - 6 हो जाएगा =0। तो k का दो वैल्यू आएगा, k = 0 और दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है k = 6, और पहले वाले में क्या आ गया था k का वैल्यू 6 और -6। अब आप इसमें से देख लीजिए दोनों में k का क्या कॉमन है, तो k का 6 कॉमन है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा k = 6। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है कि आपको p का वैल्यू बताना है कि ये इक्वेशंस क्या हो, इन इक्वेशंस का फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ दिस इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस।
अब p का वैल्यू बताइए जिसके लिए ये दोनों इक्वेशंस के लिए क्या हो, यूनिक सॉल्यूशंस हो। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या बताया था, a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2, बस वही कर देना। यहाँ पे 4/2 नॉट इक्वल टू क्या कर देंगे p/2, b1/b2 तो आपको पता है ना p/2, इसको मल्टी 2 से 2 तो कट जाएगा, तो p नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो बस इसका आंसर क्या होगा, लिखना पड़ेगा कि p 4 नहीं होना चाहिए, बाकी p का कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए तो p 4 हो जाएगा, तब तो यूनिक नहीं होगा। लेकिन p को 4 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ भी चेक कर लीजिए, देखिए पहला वाला क्या हो जाएगा 4/2 और दूसरा अगर 4 लिख देते तब भी क्या होता 4/2, तो ये दोनों तो क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो यूनिक कहाँ होगा, इक्वल होगा। दो ही कंडीशन बनेगा, या तो इनफाइनाइट में चला जाएगा या नो सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो इसके लिए p नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 3 लिख दिए तो तब भी क्या हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब भी ये क्या है, यूनिक है। अब 1 ले लीजिए p के जगह पे, तब भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो कोई भी वैल्यू ले लेंगे लेकिन p नहीं होना चाहिए। तो आंसर ये लिख देना है आपको कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो आपको दोनों मेथड्स बता दे रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कटा हुआ है, तो ये दोनों मेथड्स से कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड से बता रहा हूँ सॉल्व करने का, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। तो आपको जैसे पहले भी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें ये देखते हैं कि हम इन दोनों का कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, या तो आप x का कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए या तो y का कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए। तो देखिए सबसे इजी क्या हो रहा है कि इस इक्वेशन सेकंड वाले में अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये दोनों y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसको इक्वेशन थर्ड ले लीजिए, और फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दे रहे हैं इक्वेशन, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा 7x, और ये माइनस 4y और ये प्लस 4y कैंसिल आउट, और 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14, यानी x इक्वल टू 2 आ गया। x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है आपको, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, और ये क्या था 2 इंटू 2 माइनस है यहाँ पे, माइनस 2 इंटू 2y इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा इक्वेशन, माइनस 2y को उस साइड ले जाते हैं तो ये इधर ले आते हैं, तो 2 यानी y इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ गया x2 एंड y1। तो ये एक तरीका है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। तो एग्जाम में अगर स्पेसिफाई करता है तो आपको इस मेथड से यूज करना पड़ेगा। दूसरा तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन तो रहेगा, x से y का वैल्यू निकालने के लिए आपका आएगा, भले ही डिजिट थोड़ा बड़ा रहे, जैसे क्वेश्चन में पहले ही बताया था, तो डिजिट कुछ भी चेंज कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि एक से x का या y का वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो सबसे पहले हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इसके डिवाइड में 1, और यहाँ से और क्या लिख सकते हैं y को उधर भेज देते हैं, तो y प्लस 1 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। x का वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लिए, 2x को इधर 2x माइनस 2y, इन पूरे में से पहले 2 ही कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x इक्वल टू वाई प्लस 1। अब ये जो वैल्यू आया इसको आप किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में, x के जगह पे, तो y निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 दे रखा है। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं x की जगह पे, तो देखिए 3 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 3 प्लस 4y इक्वल टू 10, और ये 4y प्लस 3y कितना होगा 7y, और ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1 और y इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं सिंपल, ये y इक्वल टू 1 को कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, y का ये जो वैल्यू आया y का, ये 1 का, इसको यहाँ रख देते हैं, तो x कितना आ जाएगा 2, तो इससे भी x और x2 और y क्या आ गया 1। सबसे ये था एलिमिनेशन से भी x2 और y1 आ गया। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख के हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर होगा। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।